मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 8 में हम बात करेंगे मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक, और न केवल मेवाड़ के शक्तिशाली शासक बल्कि अपने समय में उत्तर भारत के एकमात्र सशक्त शासक महाराणा सांगा के बारे में। एक ऐसे शासक जिनके बारे में मुगल बादशाह ने कहा था कि यदि महाराणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी भी उनके जैसे होते तो भारत में कभी भी मुगल सत्ता स्थापित ही नहीं हो पाती। महाराणा सांगा ही वही शासक है जिनके शासनकाल में सभी राजपूत शासक एक साथ हुए थे, एकजुट हुए थे विदेशियों को भारत से भगाने के लिए। और राजपूत शासकों की तो महाराणा सांगा में इतनी आस्था थी कि उनका ऐसा विश्वास था कि यदि भारत में कोई हिंदू सत्ता स्थापित कर सकता है तो वो शासक केवल महाराणा सांगा ही है। तो इस वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज, भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं। महाराणा सांगा के बारे में हम पार्ट 8 में कंटिन्यू करें या चर्चा करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेवाड़ रियासत के पिछले पार्ट में यानी पार्ट 7 में हमने कहां पर स्टॉप किया था। पार्ट 7 में लास्ट में हमने देखा था कि सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा रायमल यानी कि संग्राम सिंह या सांगा के पिता, तो सन 1509 ईस्वी में महाराणा रायमल ने अपने अंतिम समय में जब कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा तो अपने पुत्र संग्राम सिंह या सांगा को अजमेर से मेवाड़ बुलाया और उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी मेवाड़ का महाराणा बना दिया। तो मई सन 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने, जिनको हम इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। देखिए, महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो मई सन 1509 ईस्वी से 30 जनवरी 1528 ईस्वी तक रहा, यानी इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी में हुई थी। महाराणा सांगा का पूरा शासनकाल केवल और केवल युद्ध से ही संबंधित है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा सांगा ने युद्धों के दौरान एक अपनी आंख खो दी, इनका एक हाथ भी नहीं था और इनका एक पैर भी नहीं था। इसी के कारण राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष यानी कि एक खंडित सैनिक या एक टूटा फूटा सैनिक का है, क्योंकि जीवन भर इनका पूरा शासनकाल क्या है, युद्ध लड़ने में चला गया और इनका शरीर जो है वो क्षत विक्षित हो गया था। इनके शरीर पर अगर काउंट करें तो छोटे बड़े 80 प्रकार के घाव थे। अब देखिए, महाराणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बने तो उस समय की इनकी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, इनकी शासकीय परिस्थितियों के बारे में मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि महाराणा सांगा के शासक बनने पर इनका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, यानी मेवाड़ राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। क्यों कहा ऐसा तो समझना, जैसे ये है राजस्थान का मैप। उस समय की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के दक्षिण में यानी दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में जाए तो गुजरात राज्य आता है और गुजरात का जो शासक था वो था महमूद शाह बेगड़ा। अगर हम दक्षिण पूर्व में जाएं तो मांडू या मालवा का राज्य आता है और यहाँ का शासक था नासिरुद्दीन। और ऊपर यानी उत्तर की ओर जाएं तो वहां का शासक था, जब महाराणा सांगा यानी सांगा मेवाड़ के शासक बने थे उस समय की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली का जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। वैसे अगर देखा जाए तो गुजरात, मांडू और दिल्ली, इन तीनों में कोई यूनिटी नहीं थी, यानी एकता स्थापित नहीं हो रखी थी। लेकिन फिर भी सोचिए, अगर दिल्ली, मांडू और गुजरात ये तीनों ही शक्तियां आपस में मिल जाएं तो ये स्थिति किसके लिए नुकसानदायक हो सकती थी? मेवाड़ के लिए नुकसानदायक हो सकती थी। और ये बात महाराणा सांगा को भी अच्छी तरह पता थी। तो इसीलिए शासक बनने के बाद महाराणा सांगा ने सबसे पहले मेवाड़ राज्य की सीमाओं को चारों ओर से सुरक्षित करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास की श्रृंखला में सबसे पहले महाराणा सांगा ने मेवाड़ राज्य की उत्तर पूर्व की ओर सीमा को, यानी कि दिल्ली की ओर की जो सीमा थी उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया और यहां पर एक मजबूत सामंत को बैठाया जिसका नाम था करमचंद पंवार। देखिए, करमचंद पंवार वही व्यक्ति है, जब पिछले पार्ट में मैंने चर्चा की थी कि जब महाराणा सांगा का अपने भाइयों के साथ संघर्ष हुआ था और महाराणा सांगा के भाइयों ने जब उनको मारने का प्रयास किया था तो महाराणा सांगा अपनी जान बचाकर अजमेर चले गए थे और अजमेर के करमचंद पंवार ने ही महाराणा सांगा को, यानी संग्राम सिंह को, उस समय महाराणा नहीं थे, संग्राम सिंह को अपने यहां पर शरण दी थी। तो संग्राम सिंह ने शासक बनने के बाद करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी और 15 लाख तक की वार्षिक आय के जो परगने थे वो करमचंद पंवार को दिए। कौन कौन से परगने थे? अजमेर, परबतसर, फूलिया, बनेड़ा और मांडल, ये परगने देकर और रावत की उपाधि दी और मेवाड़ राज्य की उत्तर पूर्व की ओर की सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं जरा मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम की ओर की सीमा, यानी कि गुजरात राज्य से लगती हुई सीमा। तो उधर सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए महाराणा सांगा ने क्या किया? सिरोही राज्य से दोस्ती की,
इसके अतिरिक्त वागड़ के जो शासक थे उनको भी अपना मित्र बनाया। वागड़ वर्तमान में कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त महाराणा सांगा ने ईडर का जो शासक था, देखिए ईडर जो है ये वर्तमान में आता है गुजरात में और पहले मेवाड़ रियासत में आया करता था। तो ईडर का जो शासक था भारमल, उसको गद्दी से हटाकर महाराणा सांगा ने अपने विश्वस्त, अपने विश्वास पात्र रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठा दिया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया। यही महाराणा सांगा का यही वो प्रयास था, यानी यही वो कदम था जिसके कारण अब आने वाले समय में मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि महाराणा सांगा द्वारा ईडर के अंदर हस्तक्षेप किया गया। ईडर में भारमल को हटाकर रायमल को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। अभी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं, लेकिन एक बार पहले मैं चारों ओर की सीमाओं को सुरक्षित किस प्रकार किया जा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उत्तर पूर्व की सीमा में करमचंद पवार को बैठा दिया, दक्षिण पश्चिम की ओर ईडर में हस्तक्षेप किया, सिरोही राज्य से दोस्ती की, वागड़ के शासकों से दोस्ती की और इसके अतिरिक्त महाराणा सांगा ने यह भी कार्य किया था कि राजपुताना के ओर जो कमजोर शासक थे उनके प्रति सहयोग की भावना दिखाई, मित्रता की भावना दिखाई, जिसके कारण वो सभी इनके धीरे 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 सहयोगी बनते चले गए जो राजपुताना के शासक थे। अब हम आ जाते हैं मेवाड़ राज्य के दक्षिण पूर्व की सीमा की ओर, यानी कि मांडू या मालवा से लगते हुए राज्य की ओर। तो देखिए इधर की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए महाराणा सांगा ने क्या किया, मेदनी राय को एक तो गागरोन वर्तमान में आता है झालावाड़ में, और दूसरा चंदेरी वर्तमान में आता है मध्य प्रदेश। तो गागरोन और चंदेरी की जागीर दे दी मेदनी राय को और दक्षिण पूर्व की ओर की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया। यानी ये महाराणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं को चारों ओर से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं मेवाड़ और गुजरात के मध्य जो संघर्ष होने वाला है और उस संघर्ष का कारण क्या है। तो देखिए महाराणा सांगा ने ईडर में जो हस्तक्षेप किया था, यानी ईडर के शासक भारमल को जब हटाया और रायमल को गद्दी पर बैठा दिया, तो इसी के कारण गुजरात का शासक नाराज हुआ। अब यह बात भी आप समझना कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो था महमूद शाह बेगड़ा। लेकिन बाद में अब जब संघर्ष होने वाला है, जब ईडर में हस्तक्षेप हुआ, तो उस समय गुजरात का शासक हो गया था सुल्तान मुजफ्फर। तो देखिए सुल्तान मुजफ्फर ने क्या किया, सबसे पहले निजामुल मुल्क को, यानी 3 व्यक्तियों को ईडर से रायमल को हटाने के लिए 3 व्यक्तियों को भेजा। सबसे पहले भेजा निजामुल मुल्क को, फिर भेजा जहीरुल मुल्क को, और फिर भेजा तीसरे नंबर पर मलिक हुसैन, या कुछ किताबों में हमको मुबारिज उल मुल्क भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले भेजा निजामुल मुल्क को। निजामुल मुल्क आया और इसने रायमल को गद्दी से हटा दिया, यानी ईडर को जीत लिया। अब रायमल को पीछे हटना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, पहाड़ियों में छिपना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद रायमल ने वापस सेना संगठित करके निजामुल मुल्क पर आक्रमण किया और फिर से ईडर का राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है भैया। अब दूसरी बार फिर किसको भेजा सुल्तान मुजफ्फर ने, दूसरी बार में भेजा जहीरुल मुल्क को। तो जहीरुल मुल्क आया, उसने भी ईडर पर आक्रमण किया, लेकिन वो ईडर को जीतने में असफल रहा और उसको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। तीसरी बार में सुल्तान मुजफ्फर ने किसको भेजा, मलिक हुसैन या मुबारिज उल मुल्क। अब ये देखिए मलिक हुसैन आया तीसरी बार में और इसने ईडर को जीत लिया। ये तीसरी बार की बात बता रहा हूं मैं, सन 1520 ईस्वी में। तो 1520 ईस्वी में मलिक हुसैन ने ईडर को जीत लिया और रायमल को यहां से जाना पड़ा। अब रायमल यहां से गया और वो गया महाराणा सांगा के पास में, महाराणा सांगा से सहायता लेने के लिए या हेल्प लेने के लिए। तो अब स्वयं महाराणा सांगा को इस तीसरी बार में रायमल की सहायता के लिए आना पड़ा और महाराणा सांगा ने अब 1520 ईस्वी में ईडर पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मलिक हुसैन को ईडर को छोड़कर भागना पड़ा और मलिक हुसैन अपनी जान बचाकर सीधे भागा अहमदनगर। तो महाराणा सांगा ने ईडर को तो जीत लिया और ईडर को जीतने के बाद वापस रायमल को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महाराणा सांगा ने मलिक हुसैन को यहीं पर नहीं छोड़ा। मलिक हुसैन भागकर कहां चला गया था, अहमदनगर। तो महाराणा सांगा ने उसका अहमदनगर तक पीछा किया और जाकर अहमदनगर को भी घेर लिया। अहमदनगर यानी जो वर्तमान गुजरात में आता है, और वहां पर भी उसको पराजित किया। साथ के साथ अहमदनगर का जितना खजाना था वो भी लूटा, वहां जितने हाथी थे वो सभी हाथी प्राप्त किए और वापस मेवाड़ की जो सेना है, यानी महाराणा सांगा की सेना है, वापस अहमदनगर से कहां पर लौटकर आ गई, चित्तौड़ लौटकर आ गई, यानी मेवाड़ लौटकर आ गई। अब देखिए यहां ये जितनी भी सारी कार्रवाई हो रही थी, इसके कारण गुजरात का शासक सुल्तान मुजफ्फर काफी नाराज था और वो इन सारी बातों को अपना अपमान समझ रहा था। इसीलिए मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने एक व्यक्ति को अपनी ओर मिलाया जिसका नाम था मलिक अयाज।
मलिक अयाज जो है ये सौराष्ट्र का जागीरदार था, यानी उसको सौराष्ट्र को उस समय कहा जाता था सोरठ, और सोरठ या सौराष्ट्र वर्तमान में आता है गुजरात में। तो एक तो सुल्तान मुजफ्फर गुजरात का शासक, सोरठ यानी सौराष्ट्र का जागीरदार कौन, मलिक अयाज, ये दोनों आपस में मिले और इन दोनों ने संयुक्त रूप से महाराणा सांगा के विरुद्ध अभियान छेड़ा और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मलिक अयाज ने महाराणा सांगा से संधि कर ली, जिसके कारण बेचारा सुल्तान मुजफ्फर अकेला पड़ गया। अब अकेला पड़ गया तो क्या हुआ, उसको मजबूर होकर वापस गुजरात की ओर ही लौटना पड़ा। इसके बाद फिर उसने महाराणा सांगा से कोई संघर्ष नहीं किया। यानी ये तो हो गई बात मेवाड़ और गुजरात के संघर्षों की। अब हम जरा चल लेते हैं एक बार मेवाड़ और मांडू या मालवा के मध्य संघर्ष की बात करते हैं। तो देखिए, महाराणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बने थे उस समय मांडू या मालवा का शासक कौन था, नासिरुद्दीन। लेकिन बाद में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद मांडू का शासक बना था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी फर्स्ट तो महाराणा कुंभा के समय में था, ध्यान रखना, और महाराणा सांगा के समय में कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड जब मांडू का शासक था तो उस समय एक व्यक्ति था मेदिनी राय। उस मेदिनी राय का मांडू पर और मांडू के शासक महमूद खिलजी पर बड़ा प्रभाव था। यानी वहां की शासकीय व्यवस्था पर मेदिनी राय का बहुत प्रभाव था, और यही बात मांडू के जो अमीर थे उन लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया, मांडू को और मांडू के शासक को अपने अधिकार में लेने के लिए या मांडू और मांडू के शासक पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया, वहां से निष्कासित करवा दिया। अब मेदिनी राय मांडू से भागा कहां पर पहुंचा, महाराणा सांगा के पास में, और महाराणा सांगा से उसने सहायता मांगी। तो महाराणा सांगा ने अपनी सेना देकर उसको विदा किया। लेकिन जब चित्तौड़ यानी मेवाड़ की सेनाएं मांडू या मालवा की ओर पहुंची तो उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग यह डिसीजन लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि इस समय मांडू पर आक्रमण करना ठीक नहीं रहेगा। तो महाराणा सांगा ने मांडू पर आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी, गागरोन वर्तमान में आता है राजस्थान के झालावाड़ में और चंदेरी वर्तमान में आता है मध्य प्रदेश में। तो मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी ये दोनों जागीरें देकर अपना सामंत बना लिया। सॉरी। तो देखिए, जब महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को ये जागीर दी तो यही बात किसको पसंद नहीं आई, मांडू के शासक महमूद खिलजी सेकंड को, और महमूद खिलजी सेकंड ने मेदिनी राय पर यानी गागरोन पर आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण किया सन 1519 ईस्वी में, और इसको कहा जाता है गागरोन का युद्ध, जो कि 1519 ईस्वी में हुआ था। तो मेदिनी राय की सहायता के लिए महाराणा सांगा भी गए, और महाराणा सांगा ने इस गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया। महमूद खिलजी सेकंड का एक शहजादा था आसफ खां, वो मारा गया, और महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसको अपने यहां पर रखा। लेकिन बाद में जब महमूद खिलजी सेकंड ने भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की जब प्रतिज्ञा ली तो महाराणा सांगा ने भी अपना उदार व्यवहार दिखाते हुए और महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया। अब महाराणा द्वारा महमूद खिलजी को रिहा किए जाने को लेकर एक व्यक्ति ने उनकी तारीफ की है। उस व्यक्ति का नाम है निजामुद्दीन अहमद। ये निजामुद्दीन अहमद वही व्यक्ति है जिसने तबकाते अकबरी लिखी है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तबकाते अकबरी के लेखक कौन है, तो निजामुद्दीन अहमद। तो निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी है, और निजामुद्दीन अहमद ने ही महाराणा सांगा द्वारा महमूद खिलजी को रिहा किए जाने की काफी प्रशंसा की है। देखो, यहां महाराणा सांगा ने जब खिलजी को रिहा किया, महमूद खिलजी को, तो कुछ इतिहासकारों ने उनकी आलोचना भी की, महाराणा सांगा की आलोचना भी की कि भैया महाराणा सांगा ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। क्योंकि ध्यान करो, महाराणा सांगा यहां पर महमूद खिलजी को रिहा कर रहे हैं तो महाराणा सांगा उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था और महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था, और महमूद खिलजी फर्स्ट को बंदी बनाए रखा था, और बाद में फिर उसको रिहा कर दिया था। और रिहा करने का क्या परिणाम हुआ था कि महमूद खिलजी फर्स्ट ने बार बार मेवाड़ पर आक्रमण किए थे। तो क्या ऐसी ही भूल महाराणा सांगा तो नहीं कर रहे, क्योंकि महाराणा सांगा ने भी महमूद खिलजी को पराजित किया, उसको बंदी बनाए रखा और फिर बाद में उदार व्यवहार दिखाकर उसको रिहा कर दिया। इसीलिए इतिहासकारों द्वारा यह आलोचना करना भी ठीक था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार के इस कदम को बहुत अच्छा बताया है। क्यों? क्या कहा है कुछ इतिहासकारों ने
कि देखिए मांडू या मालवा की मेवाड़ से जो दूरी है वो काफी थी, यानी मांडू काफी दूरस्थ था, दूरी पर था, और मांडू पर लंबे समय तक महाराणा सांगा अपना अधिकार बनाए नहीं रख सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना अपने दुश्मन के प्रति उदार व्यवहार का प्रदर्शन करके अपने दुश्मन का दिल जीता जाए। इसीलिए जब उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को रिहा किया, तो रिहा होने के बाद खिलजी ने एक तो उनको मुकुट दिया भेंट के रूप में, मुकुट जो कि रत्नों से जड़ा हुआ था, और इसके अलावा एक कमर पेटी दी जो सोने की थी, यानी कि बेल्ट जो सोने की थी। तो वो भी महाराणा के उदार व्यवहार से काफी प्रसन्न हुआ। तो इसी के कारण देखो अब क्या होगा कि आने वाले समय में मांडू और गुजरात के मध्य किसी प्रकार की संधि हो या किसी प्रकार का गठबंधन हो जो कि मेवाड़ के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इस बात की संभावनाएं या आशंका बहुत कम रह गई थी, क्योंकि महाराणा ने अपने दुश्मन के प्रति उदार व्यवहार का प्रदर्शन किया था। वैसे आने वाले समय में अब मांडू के शासक महाराणा सांगा के खिलाफ अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। जिस प्रकार कुंभा के खिलाफ महमूद खिलजी फर्स्ट ने युद्ध लड़ा था, लेकिन यहां पर महाराणा सांगा को इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने मेवाड़ और गुजरात की बात कर ली, मेवाड़ और मांडू की बात कर ली। अब हम चलते हैं दिल्ली की ओर, और इधर से अब धीरे धीरे हमारा जो चैप्टर वो शुरू हो जाएगा भारत पर आधिपत्य को लेकर। तो देखो महाराणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ये अभी हमने समझ लिया था। और सिकंदर लोदी के समय में जब महाराणा सांगा ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया था, तो सिकंदर लोदी ने किसी भी प्रकार से महाराणा सांगा का विरोध नहीं किया। लेकिन जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई 1517 ईस्वी में, तो सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली का शासक बना था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का महाराणा सांगा के साथ संघर्ष हुआ। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा की सेनाओं के मध्य 2 बार युद्ध हुआ, और उन दोनों ही युद्धों में महाराणा सांगा की विजय हुई। वैसे उन युद्धों में महाराणा सांगा की विजय के बाद क्या परिणाम हुए होंगे, सत्ता की या शक्ति की सुई किस ओर घूमेगी, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, वो सारी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन दोनों युद्धों की बात कर लेता हूं जो कि महाराणा सांगा ने जीते थे। एक तो था खातौली का युद्ध जो कि सन 1517 ईस्वी में हुआ था, और खातौली वर्तमान में आता है राजस्थान के कोटा जिले के पीपलदा में। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ किताबें खातौली को बूंदी रियासत बूंदी जिले में भी बताती हैं। मैं अभी आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अभी एक बार युद्ध की बात कर लूं कि पहला युद्ध तो महाराणा सांगा ने जीता था 1517 का, जिसको खातौली का युद्ध कहते हैं। खातौली वर्तमान में आता है राजस्थान के कोटा जिले के पीपलदा में। और दूसरा जो युद्ध था वो था 1518 का, जिसको कहा जाता है बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी वर्तमान में आता है राजस्थान के धौलपुर में। अब इन दोनों युद्धों में से सबसे पहले मैं बात करता हूं खातौली के युद्ध की। देखिए खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा विजयी रहे थे और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और खातौली को लेकर आपका ये जो कंफ्यूजन है कि खातौली बूंदी में माने या कोटा में, तो ध्यान से समझना, जब ये युद्ध हुआ था खातौली का, कब हुआ था? सन 1517 ईस्वी में। तो उस समय खातौली बूंदी रियासत में आता था, लेकिन बाद में सन 1631 ईस्वी में बूंदी रियासत से अलग होकर कोटा रियासत अस्तित्व में आई, यानी बूंदी से अलग होकर एक नई रियासत बनी थी, कोटा रियासत। तो जब कोटा रियासत बनी तो ये जो खातौली का क्षेत्र था ये कोटा के अंतर्गत आ गया। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि रियासत काल में जब ये युद्ध हुआ था खातौली का, उस समय खातौली किस रियासत में आता था, तो बूंदी में आएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में खातौली राजस्थान के किस जिले में आता है, तो कोटा जिले में आता है, और कोटा के किस स्थान पर? पीपलदा में आता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को तो हराया ही था, साथ ही साथ उसके एक पुत्र को बंदी भी बना लिया था। और इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाने की जानकारी हमको जो मिलती है वो मिलती है अमर काव्य वंशावली से। अमर काव्य वंशावली जो है इसके लेखक हैं रणछोड़ भट्ट, और अमर काव्य वंशावली में हमको मेवाड़ के शासकों के बारे में पता चलता है। वैसे अमर काव्य वंशावली में सबसे ज्यादा मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो खातौली के युद्ध में तो पराजित हो गया इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जब पराजित हुआ तो उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में अगले ही वर्ष यानी 1518 में बाड़ी का युद्ध लड़ने के लिए 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में सेना भेजी। ये व्यक्ति कौन थे? एक तो थे मियां माखन और एक थे मियां हुसैन। तो यहां पर इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में बाड़ी धौलपुर के बाड़ी स्थान पर यह सेना पहुंची। लेकिन महाराणा सांगा इस युद्ध में भी विजयी रहे थे और उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया था।
लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोत ऐसे हैं जो कि इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार होना बताते हैं और इब्राहिम लोदी की सेना की जीत का होना बताते हैं। कुछ फारसी तवारीखों में महाराणा सांगा की हार होना बताया गया है इस युद्ध में, जबकि बाबर ने इस युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में, महाराणा सांगा की विजय का होना बताया है। तो हम किस पर विश्वास करें? देखो, ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो फारसी तवारीखों की अपेक्षा बाबर की कही हुई बात को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। इसीलिए बाबर के ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर ही सन 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत निश्चित की गई है, महाराणा सांगा की जीत मानी गई है। अब आप जरा विचार करना कि महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक हैं और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक है। तो दिल्ली का शासक कैसा ही हो, भले ही हारे या जीते, लेकिन दिल्ली के शासक को ही पूरे भारत का शासक कहा जाता था। अब मेवाड़ के एक शासक ने जब इब्राहिम लोदी को, यानी कि दिल्ली के शासक, यानी कि भारत के शासक को पराजित कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेवाड़ राज्य की जो शक्ति है, जो पावर है, वो दिल्ली से ज्यादा हो गई। तो इसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता की जो धुरी है या शक्ति की जो धुरी है वो दिल्ली की अपेक्षा मेवाड़ की ओर मुड़ गई। राजनीतिक धुरी किस ओर हो गई? मेवाड़ की ओर हो गई। और जितनी भी देशी रियासतें हैं या विदेशी शक्तियां हैं वो सभी महाराणा सांगा की शक्ति को महत्व देने लग गए, यानी महाराणा सांगा की शक्ति को मान्यता देने लग गए। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो गई और राजपुताना के शासकों की तो, यानी जितने राजपूत शासक थे, उनकी तो महाराणा सांगा के प्रति इतनी गहरी आस्था हो चली थी कि उनका ऐसा विचार था कि यदि दिल्ली पर या पूरे भारतवर्ष पर अगर हिंदू सत्ता स्थापित करने की किसी शासक में क्षमता है या किसी शासक में योग्यता है तो वो तो भैया केवल महाराणा सांगा ही हैं। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी कमजोर होता चला गया और महाराणा सांगा मजबूत होते चले गए। तो जब इब्राहिम लोदी कमजोर हुआ, क्योंकि 2 युद्ध हार चुका था, उसकी सत्ता को चुनौती मिल रही थी, तो उसके अधीनस्थ जितने भी सामंत थे उन सभी ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। भाई ये बात तो स्वाभाविक है ना कि कोई भी अगर एक शासक जब तक ताकतवर है, जब तक शक्तिशाली है, तभी तक तो वो अपने अधीनस्थ के सामंतों या शासकों पर अपना प्रभाव बनाए रख सकता है। लेकिन अगर कोई कमजोर होना शुरू हो गया तो उसके अधीन आने वाले जितने भी शासक हैं या जितने भी सामंत हैं वो क्या करेंगे? उसकी सत्ता को चुनौती देना शुरू कर देंगे, अपना सर उठाना शुरू कर देंगे। इसी का परिणाम ये हुआ कि इब्राहिम लोदी के जो सामंत थे उन्होंने काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया, भारत आने का निमंत्रण दे दिया कि आप आइए और भारत पर शासन करिए। अब इसके बाद ही क्या होगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आएगा और वो इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और उसके बाद फिर पूरे भारतवर्ष पर शासन करने के लिए बाबर और महाराणा सांगा दोनों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराएंगी और दोनों के मध्य संघर्ष होंगे, 2 संघर्ष होंगे, जिसमें एक में महाराणा सांगा विजयी रहेंगे और एक में महाराणा सांगा जब पराजित हो जाएंगे खानवा के युद्ध में तो उसके बाद ही भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो पाएगी। तो यहां पर अब मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा पार्ट हमारा केंद्रित रहेगा महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष होंगे उन पर। थैंक यू, धन्यवाद।